गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स. व्हिडिओ नंबर 3. फायनल अकाउंटमध्ये सर्वात अगोदर पहिला अकाउंट जो ट्रेडिंग अकाउंट आहे त्याच्या डेबिटवर कोणकोणते आयटम येतात ते आपण पाहणार आहोत. देखिए इसमें सबसे पहले सर्वात अगोदर टू ओपनिंग स्टॉक हा आयटम 99% येणारच. तो ओपनिंग स्टॉक ट्रायल बॅलन्समध्ये दिला असेल तर त्याला सर्वात अगोदर ट्रेडिंग अकाउंटच्या डेबिटवर लिहावे. जी भी अमाऊंट असेल ती अमाऊंट टाकून द्यावी. उसके बाद आपको लिखना है टू परचेसेस. भागीदारी व्यवसायामध्ये दुकानामध्ये किती माल खरेदी केला ती अमाऊंट इथे लिहायची. फॉर एग्जांपल 1000 रुपयाचा माल खरीदी केला, 1000 का माल खरीदी किया और अगर कोई माल रिटर्न नहीं हुआ, कोई माल रिटर्न दुकान से बाहर गया नहीं, तो रिटर्न जर असेल तर रिटर्न माइनस करायची. यानी 100 रुपये का माल हमने वापस किया, 1000 रुपये का माल खरीदा था, 100 रुपये का वापस किया, तो 900 रुपयाचं आपलं टोटल खरेदी आहे, निव्वळ खरेदी. जो ओरिजिनल खरीदी होती है वो यहाँ रिकॉर्ड करना. त्याच्यानंतर ओपनिंग स्टॉक एक तो आपकी दुकान हो सकती है या फैक्ट्री भी हो सकती है पार्टनरशिप फर्म में. अगर पक्का माल लाते हैं बेच देते हैं तो भी उसको उठापटक करने के लिए कोई मेहनत मजदूरी लगती है. तर जी मजूरी दिल्या जाते त्याला आपण वेजेस म्हणू. कोई अमाऊंट आप दे देंगे साल भर, जितना भी वेजेस होगा ती टोटल अमाऊंट इथं येणार. वेजेस यानी जो मेहनत काम करेंगे, पसीना वगैरह गलाकर, यानी जिसको कहा जाएगा कि जो अंग मेहनत करते हैं त्याला आपण वेजेस देतो. त्याच्यानंतर एक आयटम असा आहे वेजेस अँड सॅलरीज. तो आयटम मिक्सिंग जर असेल तर वेजेस अँड सॅलरीजसुद्धा इथेच लिहावे. त्याच्यानंतर वर्क्स मॅनेजर सॅलरी. आपके पास अगर नोट्स है तो नोट्ससुद्धा समोर ठेवू शकता. तो वर्क्स मॅनेजर सॅलरी भी आपको यहीं लेना है. आणि त्याच्यानंतर महत्त्वाचा एक आयटम आहे टू कॅरिएज. कॅरिएज भी आपका यहीं आएगा, म्हणजे माल वाहतूक. कैरिएज के सामने अगर इनवर्ड है तो यहीं लेना है, अगर आउटवर्ड है तो नीचे लेंगे. कैरिएज आउटवर्ड हमेशा यहाँ नीचे के अकाउंट को जाएगा. कैरिएज इनवर्ड झालं. त्याच्यानंतर फॅक्टरी का कोई भी खर्चा, फॅक्टरी रेंट असेल, फॅक्टरी लाइटिंग असेल, फॅक्टरी हीटिंग असेल, फॅक्टरी का रॉयल्टी होगा, ये सर्व आइटम फैक्ट्रीचे एक्सपेंसेस, सारे फैक्ट्री के खर्चे यहाँ आपको लिखना है. म्हणजे हा जो अकाउंट है फैक्ट्रीचे खर्च, यानी यहाँ फैक्ट्री के खर्चे आएंगे, याद रखो. फैक्ट्री खर्च जो आपके फैक्ट्री में लगेगा वो सारे खर्चे इस अकाउंट के डेबिट में डाल देना. कोल असेल, कोयला, गैस होगा, वाटर होगा या कोई इम्पोर्ट ड्यूटी होगी, सारे मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, फैक्ट्री का इंश्योरेंस होगा, सर्व डायरेक्ट खर्च ह्या अकाउंटच्या डेबिटवर घ्यावे. और फैक्ट्री के अंदर आपको मालूम है मोठी पॉवर लगता है, तो उच्च दाबाची विद्युत शक्ती हे आइटम सर्व इथं येणार. फॉर एग्जांपल ये पेन है, ये इस पेन को बनाने के लिए दुकान में बेचने से पहले जो खर्चा आता है वो इस अकाउंट के डेबिट पे लिखा जाएगा. म्हणजे ते सर्व खर्च या अकाउंटच्या डेबिटला लिहू. ऐसा मान लेते हैं आपको ये पेन 1000 क्वांटिटी बनाना है, तो 1000 क्वांटिटी बनाते बनाते आपको 3 रुपये में एक पेन पड़ा, तो 1000 क्वांटिटी 3000 रुपये का आपको टोटल माल खर्चा आ गया. 3000 रुपयाचा आपण टोटल माल तैयार केला. 3000 रुपये में ये पेन रेडी हो गए 1000 बिक्री के लिए. अब 1000 पेन में से हमने मान लो कुछ प्रोडक्ट बेच दिया बाय सेल्स अकाउंट, यानी यहाँ सेल्स करेंगे, माल बिक्री हुई, तो 1000 पेन में से हमने 500 पेन बेच दिए या 900 पेन बेचे. 900 पेन, एक पेन हमने 4 रुपये में बेचा, तो 9 चौक 3600 रुपये. 3600 का माल बिक गया. 3600ची मी विक्री केली, 3600 का पेन बेचा, तो याला म्हणू आपण बाय सेल्स. 3600 रुपये के हमने पेन बेच दिए. त्याच्यानंतर कहीं माल ख़राब वगैरह झाला असेल तो मैं 3600 में से कुछ माल बेचने के बाद कोई दुकानदार ने मुझे वापस कर दिया, यानी फैक्ट्री में माल वापस आ गया, तो 600 का माल वापस आया. इसको भी रिटर्न बोलेंगे, इसको सेल्स रिटर्न बोलेंगे, या सेल्स रिटर्न का दूसरा नाम रिटर्न इनवर्ड बोलेंगे. तर काही माल परत येईल, तर फक्त 3000च्या मालाची विक्री झालेली आहे, ये मेरा सेल हुआ, यानी सालाना टोटल सेल मेरा सिर्फ 3000 का हुआ. ते माल विकल्यानंतर कुछ माल दुकान के अंदर से चोरी हो जाता है बाय गुड्स, फिर लॉस्ट, किसी भी रीज़न से हो, लॉस हो गया, जल गया, चोरी हो गया, किसी भी रीज़न से दुकान में से अगर माल चला जाए तो इस अकाउंट के क्रेडिट पे, चाहे कोई पार्टनर उठा ले तो बाय पार्टनर अकाउंट, पार्टनर का नाम यहाँ लिख देना, बाय पार्टनर अकाउंट, या बाय गुड्स विड्रॉन बाय पार्टनर, बाय गुड्स विड्रॉन बाय एक्स. कोई पार्टनर माल ले जाए तो यहाँ उसके गुड्स का अमाउंट लिखना पड़ेगा.
यानी उतना माल उसने लेके गया। अब आपने 1000 पेन बनाया, सिर्फ आपने 900 पेन बेचा, अभी 100 पेन बचा है, 100 पेन पेंडिंग में है, तो उसमें से 10-5 पेन वो अपने बच्चों के लिए घर पे लेकर चला जाएगा या खुद के लिए रखेगा। तो वो पेन जितने के उठाएगा वो उसकी ड्राइंग है, तो वो ड्राइंग अकाउंट यहाँ क्रेडिट में करना और एक लाइबिलिटी साइड पे उसको माइनस कर लेंगे ड्राइंग बोल के, तो पार्टनर के नाम पे डालेंगे। एडवर्टाइजमेंट के लिए आप फ्री सैंपल गुड्स बांटते हैं, बाय गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, यानी इस अकाउंट के क्रेडिट पे कोई भी रीज़न से गुड्स जाता है, गुड्स क्या होता है, गो, चला जाता, यानी फैक्ट्री में से माल चला जाएगा या दुकान में से माल बिक जाएगा। और बेचने के बाद कुछ माल बच जाए, उस बचे हुए माल को आप बोलेंगे क्लोजिंग स्टॉक। म्हणजे उरल्या जो माल उरला आहे विक्री केल्यानंतर 100 क्वांटिटी उठली, समजा 100 पेन उरले, एक पेन मला 3 रुपयाला पडला, तर 100 पेनं 300 रुपयाचे पेनं माझ्याकडं उरलेले आहे, तो 3300 रुपये का टोटल मेरे पास क्रेडिट है। और क्रेडिट जब भी ज़्यादा हो तो उसको ही बोलते हैं क्रेडिट ऑल इनकम। क्रेडिट ऑल इनकम, क्रेडिट ही प्रॉफिट होता है। जब इनकम ज़्यादा है तो कुछ 300 रुपया आपका बच गया, तो ये जो 300 रुपये आपका बचा है इसी को बोलेंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट, ये आपका हो जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। इसको सीडी कर लेंगे, ये ग्रॉस प्रॉफिट आप अगले अकाउंट को ट्रांसफ़र कर देंगे। तो फॉर एग्जांपल आपने 3300 का टोटल क्रेडिट है, डेबिट में 3000 खर्चा आया, फैक्ट्री में माल बनने तक का सारा खर्चा, अब आपको बचा 300 रुपया, तो टोटल इक्वल हुई 3300। तो ये 300 रुपये आपका ग्रॉस प्रॉफिट नीचे के अकाउंट को ट्रांसफ़र कर देंगे, जो दूसरे अकाउंट का नाम है प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट। म्हणजे हा दुसरा अकाउंट 2 नंबरचा जो अकाउंट आहे तो प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट आहे। या अकाउंटच्या डेबिटवर आपण लिहिलेलं आहे वरच्या अकाउंटला टू ग्रॉस प्रॉफिट सीडी, तो इस टू को बाय कर लेना, यानी क्रेडिट में जमा कर लेना। इनकम है, बैलेंस इधर का था 300 रुपया ज़्यादा, ये 300 रुपये वाढलेले ना तेच ह्या खालच्या अमाऊंटला आली पाहिजे। 300 रुपये ज़्यादा है ना, वो सेम ॲज इट इज़ इधर आएगा, क्रेडिटचा बॅलन्स क्रेडिटलाच जातो आणि डेबिटचा डेबिटला जातो। तो ये 300 रुपये आपका प्रॉफिट है, मैं यहाँ पर लिखूँगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट बीडी। अब उसके बाद जो खर्चे आएंगे, मेन खर्चा अपन इथं घेणार है। थेरोटिकल आप पहले ही देख चुके हैं पहले लेक्चर में, ज़्यादा टाइम पास हम यहाँ नहीं करेंगे, हमें को प्रॉब्लम के ऊपर आना है। तर सर्वात अगोदर ह्या अकाउंटच्या डेबिट साईडवर जर सॅलरी असेल तो टू सॅलरी अकाउंट लिखेंगे, सॅलरी जितनी साल भर दी है। मग काही सॅलरी नंतर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, एक बात याद रखना, यहाँ सारे ऑफिस के खर्चे आएंगे, ऑफिस पेन पेंसिल कोड रबर स्टेशनरी प्रिंटिंग झेरॉक्स वगैरह सारे खर्चे, पोस्टाचे खर्च, ऑफिस में चिल्लर जो खर्चे लगेंगे या जो खर्चे हम एडजस्ट कर सकते हैं, ऑफिसचे खर्चे किंवा सेल्सचे खर्चे, विक्रीचे खर्चे, बेचने के लिए माल, आपको ये पेन बेचने के लिए एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगी, इस प्रकार की कमीशन देना पड़ेगा, डिस्काउंट देना पड़ेगा, कस्टमर को चाय पानी नाश्ता वगैरह कराना पड़ेगा, ये सारे खर्चे आपके हो गए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, यानी विक्री खर्च ज्याला म्हणता येईल। तो सारे इनडायरेक्ट खर्चे इस अकाउंट के डेबिट पे लिखिए, जिसका प्रभाव पेन बनने से कोई उसका संबंध नहीं है। देखो पेन बनना अलग है, बिकना अलग है। बनाने का काम ऊपर के अकाउंट का, सारे खर्चे, और बन जाने के बाद उसको बेचने की जिम्मेदारी इस अकाउंट की। सेल्स तो ऊपर हुआ क्रेडिट में, लेकिन वो बिक्री करने तक ऐसे ही नहीं बिक जाता, तो विक्री करण्यासाठी ह्या अकाउंटच्या डेबिटला काही खर्च करावं लागतात। तो किन किन प्रकार के खर्च होते हैं ते खर्च आपल्याला याच्यामध्ये पाहायचे। तो सबसे मेन खर्चा होता है सैलरी, जो कि दुकान के अंदर जो मजदूर या जो सैलरी बेस पे मंथली या ईयरली बेस पे जो जॉब करते हैं, अकाउंटंट होगा, सेल्स मॅनेजर होगा, म्हणजे मालाची हा पेन विकण्यासाठी जो खर्च येईल ते इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इथं येणार। यानी सारे फॅक्टरी छोड़कर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ह्या अकाउंटच्या डेबिटमध्ये घ्यायचा। यानी जिस खर्चे को आप एडजस्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस ट्रेडिंग अकाउंटच्या डेबिट साईडवर लिहा आणि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटच्या डेबिट साईडवर लिहा। तर त्यामध्ये कोणकोणते आयटम येणार आपल्याला माहीत आहे। अनप्रोडक्टिव वेजेस असेल, ही पूर्ण लिस्ट यादी जी ऑलरेडी अपन पाहिलेली आहे, जिसको बार बार हम रेगुलर भी देखेंगे। और सैलरी होगा, ऑफिस एक्सपेंसेस असेल, ऑफिस रेंट असेल, ऑफिस का कोई भी खर्चा, देखिए ऑफिस के हज़ारों खर्चे हो सकते हैं। आपको लगता है ये खर्चा ऑफिस में होता है तो निश्चिंत होकर यहाँ लिख दीजिए। एक आधा आइटम नहीं समझ में आता, लेकिन आप सोच सकते हैं कि ये खर्चा ऑफिस में लगता है या फैक्ट्री में। तो आपको अगर ऑफिस में लगता है
तो इसके डेबिट में लिखिए। तो सारे ऑफिस के खर्चे, स्टेशनरी होगा, जनरल एक्सपेंसेस होगा, सन्डे एक्सपेंसेस होगा। और एक मेन आइटम, आपकी कोई संपत्ति घस जाए साल भर में तो कितनी घसी वो डिप्रिसिएशन यहाँ लेना है आपको। एक बिल्डिंग है 1 लाख की, तो 10% घस गई, तो 10% जो घस गया वो 1 लाख की बिल्डिंग पे 10,000 रुपये, वो अमाउंट यहाँ लिखेंगे। यानी जो डिप्रेसिएशन है इस अकाउंट के डेबिट में लिखिए। रिपेयर्स है, कोई इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट की सारी अमाउंट यह लिखो जो देना पड़ेगा, इंटरेस्ट जो कि पेड होगा, और उसमें अनपेड ॲड कर लेना। जो व्याज, समजा मला आजपर्यंत धंद्याचा व्यवसायाचा 10,000 रुपये व्याज द्यावा लागला, अभी और 5,000 देना बाकी है, तो 10 + 5 मुझे बैच का खर्चा आया टोटल 15,000। तो ब्याज भी ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, बैच का संबंध प्रोडक्ट बनने से कुछ भी नहीं होता है। तो मला डिस्काउंट भी द्यावा लागू शकतो। मैं किसी प्रोडक्ट का बेचने के बाद उसको कस्टमर को 2, 5 रुपया, 10 रुपया, 5%, 10% कम में बेचूंगा, तर जेव्हा कमी रुपयामध्ये आपण त्या मालाची विक्री करू त्याला डिस्काउंट असे म्हणू। आणि ही सूट, इसको ही बोलेंगे सूट, रिबेट। जैसे दिवाळी ऑफर 20% माफ, अलग अलग सणासुदाला, फेस्टिवलला आपण काय करतो, डिस्काउंट देतो। इट इज़ कॉल्ड बेनिफिट टू द कस्टमर। एक्चुअली ये कस्टमर का बेनिफिट है, लेकिन उसको अट्रैक्ट करने के लिए हम इस बेनिफिट को देते हैं जिससे कि अपना व्यापार बढ़ जाए। इंश्योरेंस होगा, ये भी एक मेन आइटम है, इंश्योरेंस। इस इंश्योरेंस में एक आइटम ऐसा है, एडजस्टमेंट के पॉइंट हम एक धीरे धीरे देखेंगे कि तो इतना आसान नहीं है। तकरीबन अबव 40 लेक्चर तकरीबन आपको इस चैप्टर के बनेंगे। यानी पहले लेक्चर में सब समझ जाएगा, गारंटी नहीं है, लेकिन जो लगा रहेगा वो कहीं आगे जाके जॉब पे लग जाएगा। तो इस चीज़ को चिपके रहना पड़ेगा, यानी छोड़ना नहीं है, फेविस्टिक। तो ऑटो इंश्योरेंस, इंश्योरेंस का खर्चा मान लो मैंने 5,000 रुपये दिया, एक्चुअली मेरी गाडी का इंश्योरेंस निकाला 5,000 है, पण हे 5,000 रुपये जो इन्शुरन्स दिला तो एका वर्षाचा नसतो। कोणत्याही गाडी वगैरेचा आपण इन्शुरन्स काढतो तो 2 वर्षाचा असू शकतो, 3 वर्षाचा असू शकतो। नॉर्मली कोणतीही कंपनी 2 वर्षाचा इंश्योरेंस आपल्याला काढून देते। तो 1 साल का इंश्योरेंस यहाँ माइनस करके खर्चे की साइड में डालना। ये एक्सपेंसेस जो कि मेरा खर्चा हो जाएगा, वो खर्चा हो जाएगा 2,500। तो फिर बचा हुआ क्या बोलेंगे, प्रीपेड, एडवांस। उसको क्या बोलेंगे, प्रीपेड या एडवांस। तो एडवांस है मेरा 2,500, सिर्फ खर्चा मेरा है 2,500। अर्ध खर्च अर्ध संपत्ति, इसको प्रीपेड एडवांस असेट साइड पे लेंगे। तो इंश्योरेंस माइनस करके असेट पे लिखेंगे। जिन लोगों ने 11th में देखा है उनको सौंपा जाएगा, और जिन्होंने नहीं देखा उनको 4 से 5 लेक्चर के बाद ऑफ कोर्स 100% ईजी जाएगा, क्योंकि आप रेगुलर देखते रहिए जो भी आपके पास वीडियो आएंगे। हपकुन बसायचं नहीं है कि तो अकाउंट के सब्जेक्ट सारे विषयों से, सारे सब्जेक्ट से ईजी सब्जेक्ट है, आपको बर्डन लेके इसको नहीं पढ़ना है। तो ये थी डेबिट साइड, जो कि सारे ऑफिस के खर्चे, बिक्री के, सेल्स के खर्चे यहाँ पर आएंगे। स्टेप बाय स्टेप हम प्रॉब्लम में भी देखेंगे। अब ये सारे खर्चे मान लो टोटल तो नहीं आती, लेकिन मुझे टोटल खर्चा आज तक 10,000, तकरीबन 1 लाख पकड़ लो, चलो ठीक है 1 लाख नहीं लगेगा, लेकिन 1 लाख समझने के लिए एक एजम्पशन अमाउंट है। 1 लाख रुपए मुझे ऑफिस का बिक्री का सारा खर्चा लग गया। अब 1 लाख रुपए खर्चा लगा तो इनकम कितनी हुई, मान लेते मुझे कोई कमीशन वगैरह नहीं मिला, लेकिन कमीशन रिसीव्ड हुआ, कमीशन रिसीव्ड। अब इधर क्रेडिट साइड में कौन से आइटम आएगा, मला कमीशन मिळाला, ऑल रिसीव्ड टेकन ऑन क्रेडिट साइड ऑफ P&L अकाउंट। आपको P&L अकाउंट की क्रेडिट साइड पे लेना है। मान लो मुझे 2 लाख रुपए किसी का माल बेचने का कमीशन मिला, मैंने किसी को माल बेच के दिया, मुझे 2 लाख रुपए कमीशन मिला। तो अब मेरे पास टोटल क्रेडिट हो गया 2,300 रुपये। रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, डिविडेंड लाभांश रिसीव्ड, मिसलिनियस रिसिप्ट, RBDD जो डूबे हुए पैसे मिले, सन्ड्री इनकम हुई, बैड डेब्ट्स रिकवर्ड हुआ, कोई प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट हुआ, कोई असेट बेचने के बाद प्रॉफिट हुआ, वो सारे प्रॉफिट इधर लिखना पड़ेगा। म्हणजे काही नफा झाला, उत्पन्न झालं, सर्व उत्पन्न। तो याद रखो, सर्व उत्पन्न। आणि कोणते उत्पन्न, इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष, यानी ना करते हो जाना, ये इनडायरेक्ट इनकम यहाँ पर। फिर इंटरेस्ट रिसीव्ड होगा, बाय इंटरेस्ट रिसीव्ड, ब्याज मिला। लक्षात ठेवा, रिसीव्ड झालं तर सर्व रिसीव्ड इनडायरेक्ट इनकममध्ये गुड्स सोडून। तो इंटरेस्ट रिसीव्ड इस अकाउंट के क्रेडिट में ले लीजिए।
आता त्याच्यानंतर डेबिट 1,00,000 है, क्रेडिट 2,300,000 है, तो क्रेडिट की टोटल 4 लाइन छोड़ के 4 लाइन छोड़ दीजिए और यहाँ पर लास्ट में या जितनी भी लाइन है सब छोड़ दीजिए, लास्ट में जाकर इसकी टोटल 2,03,000। अब 2,03,000 में से 1,00,000 मायनस करें तो कितना बचेगा? 2,00,000मधून 1,00,000 गेला, 1,00,000 उरला आणि 1,03,000, तो ये 1,03,000 रुपये आपका आएगा टू नेट प्रॉफिट। इसको दूसरे अकाउंट का नाम देंगे हम, करंट अकाउंट रहेगा या कैपिटल अकाउंट रहेगा वो बाद में नाम देंगे, अभी फ़िलहाल सिर्फ समझने के लिए टू नेट प्रॉफिट, ये है आपका नेट प्रॉफिट। और ये नेट प्रॉफिट कैरी टू ऑन लाइबिलिटी साइड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, आपको इस प्रॉफिट को बांट देना है। तो 1,03,000 आणि ही टोटल झाली 2,03,000, 2,03,000। अब 1,03,000 बांटना है, मान लो एक्स और वाई दो पार्टनर है, ऐसा मान लेते हैं एक्स और वाई दोनों पार्टनर है, तो 1,00,000 का आधा हुआ 50,000, दोघाला 50,000 दिले आणि उरलेले 300 रुपये, ये 300 का आधा दे दो, 150 रुपये। तो बात समझ में आ गई, क्या होनारा नफा हा इक्वल आहे, कैसा है इक्वल। कुछ नहीं बोला, पार्टनरशिप में ऐसा डिसाईड ही नहीं हुआ, काही करारच झाला नाही, तर मग अशा वेळेस आपण डीम करा ज्याला म्हणता येईल, जिसमें पार्टनर जेव्हा सायलेंट असतात तेव्हा असं मानावं लागतं का पार्टनरशिप ही कशी आहे, इक्वल है। हम 2 लोग हैं, अगर काम पे गए, कुछ काम किया कंप्लीट, 5,000 का काम था, 8 दिन में ख़त्म हुआ, 8 दिन के बाद हम पैसा कैसे बांट लेंगे? 2,500। 5,000 का काम हुआ, 2,500 बांट लिया, क्यों तो बोला भी नहीं कि तू इतना लेगा मैं उतना लूँगा, तू इतना काम करेंगे मैं उतना काम करूँगा, बिल्कुल नहीं। तो जब साइलेंट करार होता है, इसी साइलेंट करार को हम 50% मानते हैं, 50-50। 4 जन हैं तो फिर उसका भी 50-50 हो जाएगा और डबल 50 यानी आपको 25%, 25%, 25%, 25% मिलेगा, यानी वो परसेंटेज में बढ़ जाएगा। जितने पार्टनर उतना डिवाइडेशन होगा, डिविजन होगा, भागाकार होगा, म्हणजे प्रत्येक गोष्ट याच्यामध्ये समजून घेण्याची गरज आहे। तो ये था हमारा ट्रेडिंग अकाउंट जो कि हमने देखा, जो कि गुड्स अकाउंट है, माल आना, माल जाना, माल बच जाना, और जो ढोबड़ इनकम है वो यहाँ, जैसे मैंने 1,00,000 का माल खरीदा, 1,00,000 का माल डायरेक्ट बेच दिया 1,50,000 में, तो ये 50,000 मेरा क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट। 1,00,000 का माल 1,50,000 में बेचा, 50,000 ग्रॉस प्रॉफिट, लेकिन 50,000 डायरेक्ट मेरी इनकम नहीं है, मुझे दुकान का किराया लगेगा, बेचने के लिए और कोई खर्चे लगेंगे, म्हणजे हे खर्च माझे मायनस केल्यावर, म्हणजे इनडायरेक्ट खर्च लागणारच मला, मग ते इनडायरेक्ट एक्सपेन्सेस मायनस केल्यावर मला जो पैसे उरणार 50,000मधून मग 25,000 रुपये खर्च येईल, मग तेच 25,000 माझा नेट प्रॉफिट असणार है। तो नेट प्रॉफिट आपको समझ में आया कि बेचने के लिए जो खर्च लगेगा, या बेचना तो छोड़िए, कभी कभी कोई माल नुकसान में आ जाता है, कोई कस्टमर डुबा देता है, आरडीडी है, आरबीडीडी है, बैड डेब्ट्स है, तो इन सारे नुकसान को माइनस करने के बाद जो आपकी ओरिजिनल अमाउंट बचेगी, इसी को हम नेट प्रॉफिट बोलेंगे। और यही नेट प्रॉफिट हम आगे चलकर इस बैलेंस शीट को ट्रांसफ़र करेंगे। अब आइए 5 मिनट में बैलेंस शीट को भी समझ लेते हैं। बैलेंस शीट is a statement, not a account. It is very easy and simple. Balance sheet is a personal account, real account, not a nominal account. And balance sheet should be equal. इन दोनों साइड की टोटल आपको इक्वल आनी ज़रूरी है। जितना धंधे में बिजनेस में देना है उतना ही लेना होना चाहिए, उतना ही क्या चाहिए, लेना चाहिए, देना लेना। जितनी देयता है उतनी ही संपत्ति होनी चाहिए, इक्वल, जिसको हम एक पार्ले की तरह से दर्शा सकते हैं। जैसे इधर जितने का माप रखा उतना अनाज डालना ही पड़ेगा। आपको 1 किलो मैंगो लेना है तो 1 किलो मैंगो एक साइड में डालना है, तो 1 किलो का माप भी रखना पड़ेगा पहले। तो बिल्कुल सेम पॉइंट आपको लायबिलिटी साइड पे सबसे पहले आने वाला आइटम, तो सर्वात महत्त्वाचा तो म्हणजे पार्टनर्सचा कॅपिटल अकाउंट। अब जितने भी पार्टनर्स आपके पास हैं, पहले जो कैपिटल था एक ही था, अब पार्टनर्स कई लोगों में मिलके कैपिटल आएगा, कैपिटल अकाउंट्स। अब कैपिटल अकाउंट्स में हम एक्स और वाई मानेंगे। एक्स ने मान लो 1,00,000 लाया और उसी के साथ 2-3 लाईन छोड़ के वाई ने 1,00,000 लाया। दोन्ही पार्टनरने 1-1 लाख रुपये आणल्यानंतर आपण त्यांचा नफा इथं काढून ठेवला, तो मैं यहाँ ले जाकर उसको नेट प्रॉफिट ऐड कर लूँगा। एक को मिला 50,300 और दूसरे को मिला नेट प्रॉफिट 50,300 म्हणजे 50,300। दोन्ही भागीदारांना त्यांचा नफा वाटल्यावर कहीं उछल के लिए असेल, ड्रॉइंग वगैरह, रेगुलर साल भर में पार्टनर तो भूखे नहीं रहेंगे, कुछ ना कुछ पैसा तो घर पे ले जाएंगे, त्याला आपण ड्रॉइंग असे म्हणू। फिर ड्रॉइंग अगर है तो माइनस कर लेंगे।
तो 1,50,300 पहिले पार्टनर के, 1,50,300 दुसरे पार्टनर के, म्हणजे या दोन्ही पार्टनरचे 3,06,000 रुपये टोटल आहे. अब लायबिलिटी साइड पे कौन कौन से आइटम आते हैं? लायबिलिटी साइडवर लोकाचे देणे, जिसमें आपका बैंक ओवरड्राफ्ट होगा, बैंक से ज़्यादा पैसे निकालें, बैंक से आपने लोन लिया तो आपका जो भी लोन होगा या किसी पर्सन से आपने लोन लिया होगा, यानी आज आपको पैसा आएगा लेकिन फ्यूचर में आपको पैसा देना पड़ेगा. तो ये सारी चीज़ें इधर के लोगों को आपको पैसा आज नहीं तो कल देना पड़ेगा, देता. सन्ड्री क्रेडिटर्स, जिन लोगों से आपने माल खरीदी किया उन सन्ड्री क्रेडिटर्स को भी आपको पैसा देना पड़ेगा. जो भी अमाउंट आएगी जब प्रॉब्लम में देखेंगे. फिलहाल बैंक ओवरड्राफ्ट, लोन, सन्ड्री क्रेडिटर्स, भरपूर काही आयटम ऑलरेडी आपण बॅलन्स शीटमध्ये पाहिलेला आहे. जैसे आपके पास सामने नोट्स रखी है, ये लायबिलिटी साइड आप चेक कर लीजिए, जिसमें कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट भी आ सकता है, क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, बिल्स पेएबल, बिलों का पैसा देना है, लोन लिया वो भी देना पड़ेगा, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट वो यानी आउटस्टैंडिंग, यानी जो खर्चे हमको देना बाकी है. आउटस्टैंडिंग का दूसरा नाम अनपेड, अनपेड का दूसरा नाम एक्रूड, इसी का चौथा नाम पेएबल, यानी ये उसके नाम हैं जो आज नहीं तो कल देना पड़ेगा. तो अनपेड आउटस्टँडिंग, मग कोणता अनपेड आहे? जैसे आउटस्टँडिंग सॅलरी हो सकती है, आउटस्टँडिंग रेंट हो सकता है. अशा प्रकारे जे अनपेड आउटस्टँडिंग खर्च आहे आज नाही तो उद्या द्यावे लागणार, ते सर्व 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 लायबिलिटी असणार. अब असेट साइड पे आइए, बहुत ही आसान, जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं. असेट साइड के सारे आइटम आपकी नज़रों के सामने हैं नोट्स के अंदर. देखिए, लैंड एंड बिल्डिंग, आपको सबसे पहले कोई ना कोई दुकान, फैक्ट्री ज़रूरी होती है, तो बिल्डिंग होंगी, मशीनरी होंगी, फर्नीचर होगा, कंप्यूटर होगा, मोटर व्हीकल होगा, ट्रक होगा, ये सारे आपकी एसेट होगी. आपकी गुडविल होंगी, बिजनेस का अगर नाम अच्छा है आपके पास गुडविल होंगी, ट्रेडमार्क होगा, इन्वेस्टमेंट होगी, किसी को लोन आपने एडवांस दिया होगा, लोन दिया होगा, एडवांस दिया होगा, पेटेंट्स होगा, लूज टूल्स होगा, आपके सन्ड्री डेटर्स, जिनको आपने माल उधारी में बेचा है वो सन्ड्री डेटर्स हो गए, कस्टमर होगा, और ऑल थिंग इज़ मनी, सब कुछ पैसा, कैश इन हैंड, ये भी आपकी संपत्ति है. कैश बैंक की तरफ है तो कैश एट बैंक, बैंक के पास जो पैसा जमा किया अपने अकाउंट में, तो ये भी आपकी एसेट है. बिल्स रिसीवेबल, जिन बिलों का पैसा आपको मिलना है वो भी आपकी एसेट है. और ऐसा मान लेते हैं इन सब की टोटल 3,06,000, 3,06,000, या सर्वांची टोटल आपण काय समजू, 3,06,000, और इधर की भी टोटल 3,06,000, यानी जिता जागता याचा ताळा म्हणजे ही बॅलन्स शीट टॅली झालीच पाहिजे. यानी आप जर्नल एंट्री में करते ना, डेबिट्स मस्ट बी सिमिलर क्रेडिट, जितक्यानं डेबिट केलं तितक्यानं क्रेडिट झालंच पाहिजे. त्या रूलनुसार ही बॅलन्स शीट मॅच झाली पाहिजे, म्हणजे याचे जवळपास तुम्हाला पूर्ण मार्क याला मिळणार. मागच्या वर्षी हा चॅप्टर 15 मार्कला होतो, आता जवळपास 12 मार्कला हे चॅप्टर तुम्हाला प्रॉब्लेम विचारले जाऊ शकतो, कारण की 80 मार्काचा जो मॅटर आहे यावेळेस राहणार. तर कमी जास्त न करता या वर्षीसुद्धा तुम्हाला 15 मार्कासाठी हे चॅप्टर विचारल्या जाऊ शकतो. तर वारंवार कमीत कमी 2-3 वेळेस या लेक्चरला तुम्ही पहा, जेणेकरून तुम्हाला कळून येईल. नेक्स्ट चॅप्टरमध्ये आपण डायरेक्ट प्रॅक्टिकल प्रॉब्लेम, आपल्या नोट्समधील पहिला प्रॉब्लेम आपण सुरू करणार, जो की तुमच्या स्क्रीनवर. हा प्रॉब्लेम पाहण्याकरिता तुमच्याजवळ नोट्स असणे गरजेचे आहे. प्रॅक्टिकल प्रॉब्लेम नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये सुरू होणार. जोपर्यंत नोट्स तुमच्याजवळ असणार नाही तोपर्यंत कोणत्याही प्रकारे तुम्हाला अकाउंट कळणार नाही. थँक्यू.